हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हनु आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मगध। मगध साम्राज्य कैसे अस्तित्व में आया, क्या कारण थे कि इतना शक्तिशाली वो मगध बना। साथ ही हम लोग उसके प्रमुख जो राजवंश थे उसके बारे में भी एक वृहद स्तर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया हुआ कि हम लोग इसको 15 दिन में पूरा पूरा प्राचीन भारत कवर करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग ने 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं अभी तक। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव क्या हुआ, उसके अन्य नामों को जानते हुए उसके बारे में जो 3 मत दिए गए थे उसको जाना, उसके प्रमुख नगरों के बारे में जाना। जो 7 नगर हम लोग ने पढ़े थे, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा इत्यादि को हम लोग ने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया। साथ में इसके बाद हम लोगों ने वैदिक काल को जाना। फिर हम लोग वैदिक काल में उत्तर वैदिक को पढ़ा, उत्तर वैदिक में क्या क्या समस्याएं हैं उसको जाना। फिर हमने जाना कि कैसे जनपद से जनपद काफी लोगों से जनपद मिलके कैसे महाजनपद बना। फिर हम लोग ने महाजनपद के 16 महाजनपदों को कवर किया। 16 महाजनपदों में हम लोग ने एक चीज नोटिस की कि उसमें मगध सबसे शक्तिशाली बना था। तो क्या कारण थे कि मगध इतना शक्तिशाली राज बना था, उन कारणों के हम लोग ने बारे में पिछली क्लास में जाना कि वहां पे हमको लोहे के बारे में जानकारी थी। साथ ही उसका जो प्राकृतिक आवास था, प्राकृतिक क्षेत्र उसको मिला था, अवस्थिति थी मगध की, वो उसकी अनुकूल साबित हुई उस साम्राज्य के अस्तित्व में और इतने शक्तिशाली बनने के लिए। तो आज हम लोग क्या कवर करने आ रहे हैं, मगध का साम्राज्य, जिसमें हम लोग प्रमुख राजवंशों को जानेंगे। फिर उसके बाद मगध साम्राज्य में ही मौर्य काल आता है। मौर्य काल को हम लोग अलग से अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। किसी बात की आपको टेंशन लेने की, किसी प्रकार की फिक्र करने की जरूरत नहीं। सारा चीज आपको यहाँ पे बकायदा आपको सुनना है, सुनते हुए चलना है। बाद में इसके आपको स्क्रीनशॉट लेते हुए इसके अपने हाथों से नोट्स बनाने और उसको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। तो मैं आपका 2 मिनट लूंगा, उसके बाद हम लोग क्लास चालू करते हैं। अगर आप अनअकैडमी लेना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी क्यों लेंगे, क्योंकि पिछले 2020 में आपकी बात की जाए तो एक 170 प्लस जो टॉपर्स थे सिलेक्शन हुआ था अनअकैडमी थ्रू हुआ था। इसी के साथ ही 2021 में भी 178 प्लस के स्टूडेंट थे, उनका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। अगर आप लेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए काफ़ी टीचर मिल जाएंगे। कभी भी आप अपना देख सकते हो, कोर्स चेंज कर सकते हो, जितने मन हो आप उतने वीडियो देख सकते हो, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही अगर आप अनअकैडमी लेते हैं तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, बाकायदा आपको एक मेंटर भी आपको मिलेगा। आप किसी भी टीचर से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं लाइव क्लास में, डिस्कशन ग्रुप में, ठीक है। साथ में आपको आपको एक लाइव मेंटरशिप मिलेगा, जैसा मैंने आपको बताया। नोट्स प्रोवाइड की जाएंगे, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो लाइव 10 जो कोड है उसको लेते समय इसको आप अप्लाई करना मत भूलिएगा। कोई भी आपका जान परिचित का, फैमिली में फ्रेंड्स कोई भी लेना चाहते हो तो आप उसको रिफर कर सकते हैं लाइव 10 कोड के लिए, जिससे आपको उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 19 अगस्त के बाद आपका इसका जो प्राइस है वो हाइक होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो अगर आपको एक साथ आपको फीस डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम है तो 0% EMI के थ्रू भी आप इसको ले सकते हैं आसान किस्तों पे। आपको इसमें ऑप्शनल भी मिलेगा, आप अलग से ऑप्शनल लेना चाहे तो अलग से ले सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल के लिए आपको आपको ज्योग्राफी मिलेगा, ठीक है। साथ में हिस्ट्री मिल जाएगा, सोशियोलॉजी मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी मिलेगा, PSIR ऑप्शनल मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह के अदर ऑप्शनल आपको मिल जाएंगे। आप जितनी जल्दी लेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसके जो प्राइस हैं वो 19 तारीख के बाद से बढ़ने वाले हैं। आप लाइव 10 का कोड यूज करना मत भूलिएगा। किसी को भी आप अगर आपके रिलेटिव लेना चाहे तो लाइव 10 का कोड जरूर यूज करिएगा, ठीक है। इसी के साथ आज हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। साम्राज्य, ठीक है। ये जो महान मगध साम्राज्य है जितना शक्तिशाली क्यों बना, इसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में जान चुके थे, ठीक है। फिर भी हम लोग एक विस्तृत चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये मगध महाजनपद भी कहते हैं हम लोग इसको। कल हम लोग ने जाना था 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था, ठीक है। अगर मगध महाजनपद की बात किया जाए तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हर्यक राजवंश को, ठीक है। सबसे पहला जो वंश था महाजनपद में, मगध महाजनपद में, वो था हर्यक का। मगध में हर्यक राजवंश की स्थापना 566 ईसा पूर्व में किसने की थी, तो बिंबिसार के पितामह द्वारा की गई थी। मतलब जो बिंबिसार थे इनके पिता जो थे उन्होंने ही हर्यक राजवंश की स्थापना की थी। परंतु हम लोग एक वास्तविक संस्थापक की बात करें तो हर्यक राजवंश की स्थापना जो की थी उसके वास्तविक संस्थापक से बिंबिसार को ही दिया जाता है। मतलब बिंबिसार ने ही एक मजबूत
शक्तिशाली राज्य स्थापना जो की थी बिंबिसार नहीं की थी। मतलब उनके पिताजी ने तो एक राजवंश की स्थापना करी थी, लेकिन एक उसको मजबूत शक्ति प्रदान करने का जो कार्य किया था वो बिंबिसार ने ही किया था। इसलिए इसको बिंबिसार का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। एक दो तरह के संस्थापक होते हैं, एक संस्थापक, ठीक है, मानो उनने आपको मान लीजिए एक राज्य है आपने बनाया, ठीक है, आपने उसकी सिर्फ स्थापना कर दी, नाम रख दिया कि मैंने मगध राज्य की स्थापना कर दी, लेकिन आपने उसको मजबूत बनाने का कार्य नहीं किया। वो कार्य अगर किसी आपके पुत्र ने या आपके किसी रिश्तेदार ने किया तो कहा जाएगा कि उसका जो वास्तविक संस्थापक है वो उनका पुत्र है। इसी तरह से बिंबिसार के जो पितामह थे उनने हर एक राजवंश की स्थापना तो कर दी थी, लेकिन वास्तविक स्थापना उसको मजबूती प्रदान करने कार्य करने के जो किया था वो बिंबिसार ने किया था। इसलिए वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो मगध महाजनपद का वास्तविक संस्थापक जो था वो बिंबिसार था। यहां तक आपको क्लियर? ठीक। अब हम लोग जानेंगे बिंबिसार जो था 544 से 492 ईसा पूर्व, मतलब इतने वर्षों तक इसने मगध पर शासन किया था। ठीक है। दक्षिणी राज्यों के साथ व्यापार में प्रयुक्त होने वाले मार्गों पर अधिपति स्थापित करने हेतु अंग जो था पूर्वी बिहार, यह एक जनपद था, महाजनपद था। 16 महाजनपदों में अंग पूर्वी बिहार में पर आक्रमण किया और गौतम बुद्ध का समकालीन, जो ये बिंबिसार था ना, ये गौतम बुद्ध का क्या था, समकालीन था। मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता में बताया था ना, जब मेसोपोटामिया की समकालीन मैंने बताया तो आपको वहां पे मैंने क्लियर किया था कि समकालीन क्या होता है। मतलब बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म जिस समय हुआ था उसी समय काल के ये बिंबिसार भी थे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, अंग जो था, जो महत्वपूर्ण मार्ग था वहां से व्यापार करने के लिए, उस मार्ग पे अधिकार कर लिया था बिंबिसार ने और अंग को अपने अपने राज्य में मिला लिया था आक्रमण करके। यहां तक क्लियर हो गया आपको? उसकी राजधानी क्या थी? राजगीर थी। बिंबिसार ने अपने राज्य की जो मगध की राजधानी थी वो राजगीर थी। उसने कौशल, वैशाली तथा मद्र के शासक राजवंश के साथ वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से अपनी शक्ति का विस्तार किया। मतलब बिंबिसार आप देखेंगे ना, शासक जो वर्ग है, ये शासक जो था इतना बुद्धिमान था कि इसने अपने कुछ लोगों से मित्रता के जरिए अपने राज्य में मिला लिया, मित्र बना लिया, किसी को आक्रमण करके उसके ऊपर युद्ध के द्वारा अपने राज्य में मिला लिया और किसी को वैवाहिक संबंध के द्वारा अपने राज्य में विलय कर लिया। जैसे कि कौशल की बात की, इसने यहाँ से विवाह किया, यहाँ से इसने क्या किया, विवाह किया, जिससे इससे वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। वैशाली में भी इसने क्या किया, विवाह किया और वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। मद्र के जो थे शासक, उनके राजवंश से भी इसने विवाह किया और वहां से भी वैवाहिक संबंध किए। तो मतलब जो कौशल, वैशाली, मद्र, जो हम लोगों ने कल महाजनपद पढ़े थे, तो मतलब 3 महाजनपद तो आपको सीधे सीधे ये दिख रहे हैं, ये इसके अंडर में आ गए थे। तो इसके मतलब अब इनके वैवाहिक संबंध हो गए हैं, तो ये मजबूत स्थिति में आ गया था और अंग के ऊपर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में कर लिया। तो 4 महाजनपद जो थे मगध के अंतर्गत शामिल हो गए। तो इससे इसकी शक्ति तो बढ़ेगी ना। इसीलिए बिंबिसार को मगध महासाम्राज्य का जो था उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, हर्यक राजवंश का। ठीक है, आपको क्लियर यहां तक? मगध की आरंभिक राजधानी राजगृह थी। ठीक है, जिसे उस समय गिरिवज के नाम से भी जाना जाता था। राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी तथा इसका मुख्य जो था, मतलब जो मुख्य द्वार था वो सभी ओर से पत्थर की दीवार से बनता है। इससे राजगीर क्या हो गई थी, अभेद बन गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस समय जो क्या था कि जब राजधानी बनाई जाती उसको एकदम सुरक्षा प्रदान की जाती थी, उसमें जो आक्रमण हो उनसे युद्धों के समय सुरक्षा प्रदान पाई जा सके, सुरक्षित रह सके राजधानी। इसलिए जो मगध की आरंभिक राजधानी वो राजगृह थी। उसे उस समय गिरिव्रज के नाम से, गिरिव्रज का मतलब क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो जो थी ना पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो एक तरह से मान लीजिए ये राजधानी है, ठीक है, ये राजधानी के इधर इधर सब पूरा पहाड़ थे और जो ये मुख्य द्वार था ये भी पत्थर की दीवारों से बंद था। तो एक तरह से राजधानी पूरी तरह से सुरक्षित थी, चारों तरफ से वो घिरी हुई थी, किसी भी आक्रमण से उसकी रक्षा की जा सकती थी। इसलिए मगध को अपनी शक्ति बढ़ाने में बहुत ही सहायता प्राप्त हुई थी। आपको यहां तक क्लियर? प्रारंभिक राजधानी आपको क्या थी, राजगृह याद रखनी। उसी समय उसको गिरिव्रज कहते, क्यों कहते थे, वो पहाड़ों से घिरी हुई थी, सुरक्षित थी। इसलिए मगध को जो आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया पिछली क्लास में, मगध इतना शक्तिशाली क्यों बना था, क्योंकि वहां की जो प्राकृतिक दशाएं थी वो भी मगध के साथ में थी। अब हम लोग जानेंगे बिंबिसार के बाद जिसने हर एक राजवंश में शासन किया वो उसका पुत्र अजातशत्रु था। अजातशत्रु के बारे में लोग जानते हैं। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। इसने अपने पिता की हत्या करने के बाद सत्ता को हासिल किया। मतलब अजातशत्रु ने सत्ता हासिल करने के लिए क्या किया था, अपने पिता की मृत्यु कर दी थी। इनको मौत के घाट पे उतार के जबरदस्ती तरीके से यह शासक बना था।
ठीक है, इसीलिए इसको पितृहंता शासक भी की संज्ञा भी दी जाती है। अजातशत्रु को ही पितृहंता, वैसे तो हर्यक वंश में मैक्सिमम जो शासक बने उन्होंने अपने पिता की हत्या करके ही सत्ता हासिल की थी, लेकिन इसे पितृहंता की संज्ञा दी जाती है। वैशाली और कौशल का विलय कर दिया गया और उस समय प्रसेनजीत कौशल का शासक था। जो वैशाली और कौशल थे, देखिए बिंबिसार जो था उसके वैवाहिक संबंध थे वैशाली और कौशल से, ठीक है। तो जब अजातशत्रु शासक बना और इसने बिंबिसार की हत्या कर दी, तो इसको इस बात का भय था कि वैशाली और कौशल इसके ऊपर हमला कभी ना कभी कर सकते हैं, इसलिए इसने क्या किया, वैशाली और कौशल को अपने क्षेत्र में मिला लिया, पूरी तरीके से इसको अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। और उस समय कौशल का शासक कौन सा, प्रसेनजीत था, और प्रसेनजीत की जो बहन थी उससे ही बिंबिसार का विवाह हुआ था। ठीक है, यहां तक किसी तरह का आपको डाउट? ओके, ठीक। तो हम लोग आगे अब इसके बारे में बात करते हैं। एक मिनट, अब हम लोग इस हर्यक राजवंश के तीसरे शासक उदयन के बारे में जानेंगे जो 460 से 444 ईसा पूर्व में इस मगध साम्राज्य के ऊपर शासन करता है। हर्यक राजवंश का शासक है ये उदयन, ठीक है। इसने क्या किया था, इसके द्वारा एक नई राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। जो राजगीर या राजगृह थी उसके जगह इसने क्या किया था कि अपनी जो राजधानी थी उसको पाटलिपुत्र में बना लिया था। मतलब बिहार के पटना के पास इसने पाटलिपुत्र नामक जगह को अपनी राजधानी बनाया था, और यह भी गंगा व सोन नदी के संगम पे थी। मतलब राजधानी जो थी गंगा नदी और सोन नदी जो आती है उसके संगम स्थान पर राजधानी इसने बनाई थी। तो इसको पानी से सुरक्षा प्राप्त हो रही थी, जल के जरिए पूरा आपको इसको सुरक्षा मिल रही थी चारों तरफ से, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है कि वह उन 5 उत्तराधिकारी राजाओं में से एक थे जिन्होंने पिता की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। मतलब हर्यक राजवंश में जो 5 राजा थे उन्होंने अपने पिता की हत्या करके जो राजगद्दी शासन सिंहासन प्राप्त किया था, उनमें से उदयन का नाम भी उल्लेखनीय। उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके ही सत्ता हासिल की थी। मतलब यहां से आप इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो उससे क्या सीख सकते हैं कि इतिहास को पढ़ना ही नहीं, उससे हम लोग को सीखने की भी जरूरत है। जो जैसा करता है भविष्य में उसके साथ वैसा ही कार्य होता है। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता हथियाई, तो उसके पुत्र ने भी देखा कि हमारे पिता ने कैसे अपने पिता की हत्या की, उसी से उसने प्रेरणा प्राप्त करते हुए उनकी भी हत्या कर दी। क्या मान सम्मान एक दूसरे के प्रति इनके मन में रहा होगा। तो जब इसने हत्या करके सत्ता हासिल कर ली तो मगध के जो लोग थे वो गुस्से हो गए, मतलब वो उनको क्रोधित हो गए कि इन्होंने हमारे राजा उदयन को जो राजा थे, ठीक है, मतलब इनके बारे में कहा जाता है उत्तराधिक पिता की हत्या कर सिंहासन प्राप्त की थी। इससे मगध के लोग खुद होगा, और उन्होंने जो आखिरी में मतलब उदयन के बाद जो शासक हुए थे उनकी बात मैं बता रहा हूँ। उदयन के बाद जो शासक हुए उन्होंने भी ऐसे कार्य किए, तो वहां के जो पब्लिक थी, जनता थी, आम जनता थी, वो गुस्से में आ गए। उन्होंने क्या किया, 5 में से अंतिम जो थे 413 में ईसा पूर्व में उनको सिंहासन से हटा दिया। सिंहासन के हटाने पर जो बनारस के राज प्रतिनिधि थे शिशुनाग, ठीक है, ये शिशुनाग जो थे इनको अपना नया शासक सुना। मैंने पिछली क्लास में जैसे मैंने आपको बताया शिशुनाग इनके मैंने आपको मंत्री बताए थे, कहीं कहीं किताबों में आपको ये मंत्री भी दिखते हैं कि ये इनके मंत्री थे जो बनारस के इलाके में कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो शिशुनाग को क्या बना दिया गया, शासक बना दिया गया वहां की जनता ने। मतलब जनता इतना इनसे गुस्सा हो गई थी, क्रोधित हो गई थी कि हमें मेरे शासक को हटा दिया। जिन शासक को हम चाहते थे, उनको चुनना चाहते थे, उनके द्वारा हम अपने आप को शासित करवाना चाहते थे, उन शासक को हटा दिया गया था। इससे वहां की जनता गुस्सा हो गई और इसीलिए उन्होंने शिशुनाग को अपना शासक, जो बनारस के राज प्रतिनिधि थे, बनारस में वहां के शासन को देख रहे थे, उनको अपना राजा नियुक्त किया था, ठीक है। और यहीं से एक नए राजवंश शिशुनाग राजवंश की स्थापना होती है। अब हम लोग शिशुनाग राजवंश की स्थापना के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसकी स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई थी। जैसा कि मैंने आपको वहां की जनता ने इनको हटा के शिशुनाग को बना दिया था शासक, ठीक है। जिसके बाद कालाशोक जो था यहाँ का राजा बना और यह राजवंश केवल 2 पीढ़ियों तक बना। मतलब शिशुनाग के बाद उनका जो बेटा था कालाशोक, कालाशोक इनका नाम था, ये शासक बनते हैं। और ये जो राजवंश सिर्फ 2 पीढ़ियों तक मात्र चला था। अवंती के प्रभाव की समाप्ति तथा बाद में मगध साम्राज्य में इसका विलय इनकी सबसे महान उपलब्धि थी। मतलब इस राजवंश की सबसे बड़ी उपलब्धि 2 थी। पहला क्या था, इसने क्या किया था कि अवंती जो था, ठीक है, 16 महाजन अवंती, उसको समाप्त कर दिया। मतलब समाप्त करके उसको युद्ध में हराया। हराने के बाद क्या किया, अवंती को भी अपने राज्य में मिला लिया। उधर हमने अभी आपको देखा कौशल को कैसे मिलाया गया था, ठीक है। और आपका अंग जो राज था उसको कैसे मिलाया गया, अब बाद में क्या किया गया, अवंती को इसमें मिला लिया। धीमे धीमे आप देख रहे हैं ना, महाजनपद में 16 जो महाजनपद है उसमें मगध जो जनपद था, महाजनपद था, उसमें कैसे कैसे करके एक एक महाजनपद समाहित होता जाता और मगध की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है।
और इसी समय की क्या थी, इस समय सबसे लोकप्रिय घटना थी राजधानी के वैशाली में स्थानांतरण। राजधानी क्या हो गई थी, वैशाली में स्थानांतरित कर दी गई थी। कब स्थानांतरित की, शिशुनाग राजवंश के समय में ही। ठीक है, पहले क्या थी, पहले आपको मैंने बताया राजगीर थी, ठीक है, गिरिव्रज के नाम से। उसके बाद इसको पाटलिपुत्र में लेगा, पाटलिपुत्र के बाद वैशाली में इसको वापस स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे मगध साम्राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली राजवंश नंद राजवंश। उसके बाद मौर्य राजवंश, तो इनसे भी शक्तिशाली होते हैं, लेकिन प्रेजेंट काल में जो मौर्य राजवंश था उससे पहले तक नंद राजवंश कितना शक्तिशाली था उसके बारे में जानेंगे। इसे प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश माना जाता है। मतलब ये जो राजवंश था ये क्षत्रिय नहीं था, सॉरी, मतलब नंद जो थे इस मगध पर शासन करने वाले, ये क्षत्रिय नहीं थे। ये इनको इतिहासकारों का मानना है कि ये क्षत्रिय ना होकर, मतलब जो दाढ़ी बाल काटने का कार्य करते हैं उससे रिलेटेड थे ये लोग। ठीक है, इस राजवंश की स्थापना महापद्म नामक नंद जो थे उनके द्वारा की गई थी, जिसमें कलिंग से अपनी विजय के स्मृति स्वरूप जिनकी एक प्रतिमा लाकर अपने राज्य का विस्तार किया था। इन्होंने क्या किया, कलिंग पे आक्रमण किया था, वहां से विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त करने के बाद वहां से एक जिनकी प्रतिमा, एक प्रतीक जो था लाकर अपने राज्य का विस्तार किया कि हमारी जो राजभूमि है या हमारे जो क्षेत्र का विस्तार है वो कलिंग तक है। इससे ये प्रकट किया था। साल में इन्होंने स्वयं को क्या इकराट का, मतलब इसका इकराट का मतलब क्या, इन्होंने एक उपाधि प्राप्त की थी। उस समय जो महाराजा राजा होते थे वो एक से एक बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त करते, जिससे लोगों को पता चले वो कितने बड़े महाराजा हैं। तो इसी तरह की एक उपाधि महापद्म नंद जो थे उन्होंने हासिल की थी एकराट की। मतलब इनका मतलब क्या था, ऐसा शासक जिसने अन्य सभी शासकों को पराजित कर दिया। ठीक है, ऐसा अपने आप को इन्होंने कहा था। मतलब इन्होंने अपने आप को एकराट का और ये बताने का प्रयास किया सभी लोगों को कि इन इतिहासकारों को या अपने आप को इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए कि मैंने पूरे भारतवर्ष के जितने भी, उसमें भारतवर्ष की पूरी कल्पना तो थी नहीं, जितने भी महाजनपद थे, राज थे, उनके अधिकतर लोगों को हरा दिया है, राजाओं को हरा दिया, और हम एकराट हैं, हमसे बड़ा कोई भी महाराजा इस समय नहीं है। यह इस तरह का संदेश देना चाहते थे। आप इतिहास को एक कहानी की तरह पढ़िएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम सुनते चलिए, बस आपको एक कहानी की तरह याद रखना है। ठीक है, बाकायदा आपको इसके नोट्स बनाने हैं और उसको रिवीजन करना है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा इसको। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसी वर्ष क्या होता है, जब नंद का शासन चल रहा होता है, इसी समय आपको सिकंदर का आक्रमण भी देखने को मिलता है। नंद राजवंश के शासक जो थे उसी समय धनानंद का शासन था। धनानंद के शासन काल के समय में 326 ईसा पूर्व सिकंदर जो था मकदूनिया का शासक था, फिलिप जो थे उनके, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सिकंदर का आक्रमण, वहां से यह आता है और भारत पर आक्रमण करता है। तो अगर पूछा जाए सिकंदर का समकालीन कौन था, तो कौन था, धनानंद था। और इसी समय क्या हुआ था, भारतवर्ष में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। जो नंद थे अत्यंत समृद्ध एवं शक्तिशाली तथा उनके पास 2 लाख पैदल सेना थी, 60,000 घुड़सवार सेना थी और 6,000 हाथियों की सेना थी। ठीक है, और उनके इस सामर्थ्य ने सिकंदर की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। मतलब जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय नंदों की शक्ति के बारे में दूर दूर तक लोगों को पता था। सिकंदर के सैनिक जानते थे कि नंद जो है, मगध साम्राज्य जो है कितना शक्तिशाली है। उनकी शक्ति की गाथाएं जो थी फैली हुई थी। इसको सुनते थे कि उनके पास 6 लाख के पास पैदल सेना है, 60,000 आपके पास 2 लाख पैदल सेना है, 60,000 हाथियों की सेना, घुड़सवार सेना है, ठीक है, 6,000 हाथियों की सेना ये आपके पास सॉरी, तो हाथियों की सेना है, ये सारी जानकारी इनको थी। तो ये भयभीत हो जाते हैं और ये वहां पे आक्रमण करने से सिकंदर को मना कर देते हैं। हम लोग आगे जानेंगे अच्छे से कि क्या क्या समस्याएं थी जो सिकंदर के समझ आई थी और उन सैनिकों ने मना कर दिया था कि हम मगध के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। साथ में क्या किया था नंद शासक जो थे, इन्होंने क्या किया था, नंदों के शासक ने एक कुशल कर प्रणाली स्थापित कर दी थी। मतलब मगध साम्राज्य में एक व्यवस्थित कर प्रणाली स्थापित की जा चुकी थी कि आपको इस वस्तु पर इतना टैक्स देना है, बाहर से आई वस्तु पे इतना देना, बाहर जो वस्तु जा रही उस पर कितना टैक्स देना। इस तरह की जो कर व्यवस्था थी नंदों ने बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर दी थी। ठीक है, इन्होंने नहरें बनवाई थी, अच्छी सिंचाई योजनाएं चलाए थे, इनके पास एक शक्तिशाली सेना भी थी। मतलब नंदों के पास काफी कुछ समृद्धि इस समय तक हासिल हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी, क्योंकि धीमे धीमे जो अन्य राज्य थे उनका विलय
इतिहास में होता हुआ आ रहा था, और नंद जब तक पहुंचे थे काफी जो राज्य थे छोटे छोटे उनका विलय मगध में हो चुका होता है। और इन्होंने अच्छी कर प्रणाली स्थापित इसलिए की थी कि उनको निश्चित तौर पर एक व्यवस्थित तरीके से कर आता रहेगा, तो जिससे प्रशासन चलाने में आसानी होगी। इन्होंने नहरें और सिंचाई योजनाएं इसलिए बनाई ताकि फसल अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा तो व्यापार अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा तो उससे भी टैक्स इनको कर जो होगा अच्छी मात्रा में आएगा। इसलिए उन्होंने ये योजनाएं अच्छी तरीके से चलाई थी। नंदों को भारत का प्रथम सम्राट निर्माता माना जाता है, ठीक है। मतलब नंदों को ही, जो नंद सम्राट शासक थे, इनको ही भारत का प्रथम सम्राट निर्माता, मतलब सम्राटों की एक सूची, जो सम्राट होते हैं असल में सम्राटों की जो सूची प्रारंभ होती है वो नंद के शासन काल से ही प्रारंभ होती है। पुराण पहले नंद राजा की पहचान सभी क्षत्रियों के विनाशक तथा द्वितीय परशुराम अथवा भार्गव के रूप में करते हैं। मतलब जो पुराण है हम लोग का, भारत का पुराण है, उसमें नंद जो राजा है उनकी पहचान क्या की जाती है? जो पहले नंद राजा थे उनको कहा गया क्षत्रियों के विनाशक है, क्षत्रियों को वध करने वाले। दूसरे में क्या कहा गया? दूसरे जो नंद शासक थे उनको परशुराम की उपमा दी गई थी, अथवा भार्गव के रूप में याद किया जाता है। भार्गव के बारे में बताया जाता है कि वो भार्गव का ही अवतार थे। फिर इसके बाद क्या हुआ था? नंदों के बाद क्या हुआ? तो मौर्य राजवंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य राजवंश के जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने क्या किया था? कौटिल्य चाणक्य की सहायता से नंदों के शासक, जो नंदों का जो शासन उसको समाप्त कर दिया था। मतलब धनानंद का वध करके वहां पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और मगध साम्राज्य अपने वैभव के चरम पर इस कायम पहुंच गया। जब मौर्य साम्राज्य के हाथ में मगध का शासन आता है तो मगध और 90 वर्षों तक अपनी उन्नति को छूता है और बहुत ही सुख समृद्धि हासिल करता है, ठीक है। यहां तक हम लोग ने जाना कि मगध साम्राज्य क्यों इतना शक्तिशाली हुआ। हर्यक वंश हम लोग ने जाना, हर्यक वंश में हम लोग ने एक एक शासक को पढ़ा, हर्यक वंश में कैसे अन्य राज्यों का विलय मगध में होता चला गया उसको पढ़ा। फिर हम लोग जाना कि प्रथम सम्राट जो था भारत निर्माता, उसको नंदों को क्यों कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना कि नंदों का समापन मौर्यों ने किया। अब हम लोग आगे जो है ना मौर्य साम्राज्य के बारे में स्पेशली अन्य क्लास में, मतलब इसके बाद की जो क्लास होगी वो स्पेशली मौर्य साम्राज्य की होगी। मौर्य साम्राज्य होने के बाद हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि तब तक हम लोग को पूरा एक हिस्ट्री का रोड मैप तैयार हो चुका होगा कि क्या क्या घटित हो रहा था उस समय समाज में, जिससे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, ठीक है। तो आगे की हम लोग क्लास जारी रखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसी बीच क्या होता है कि जब हम लोग ने अभी जब जैसे देखा कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो उसी समय फारस का जो प्रथम आक्रमण, यूनानी आक्रमण, ये सब जो आक्रमण होते हैं उसके बारे में भी हम लोग महाजनपद काल में ही मगध साम्राज्य में ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना एक्मेनिड एम्पायर, ये इसी ने यहां से आक्रमण किया था। ये आपको मैंने कल मैप दिया था, उसको आप देखते रहिएगा। ये अवंती आपको दिखाया था, जो अभी आप इसको इसका विलय कर लिया गया था मगध में, ठीक है। अब हम लोग जाने विदेशी आक्रमण तथा फारसों की भारत विजय, कि कैसे फारस के लोग भारत में आए, उनकी विजय के क्या कारण थे, क्यों विजय भारत में फारसों की, क्यों विदेशियों को यहाँ पे आक्रमण करने के लिए का उद्देश्य प्राप्त हुआ, क्यों वो यहाँ पे आक्रमण करने आए और वो किस तरह से सफल हुए, क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे उनको सफलता प्राप्त हुई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तर पश्चिमी भारत देश भारत की घटनाओं से अलग थलग हो गया था और उसके भारतीय सभ्यता के साथ निकट संपर्क थे। जो भारत का पश्चिमोत्तर भारत था ना, भारत का, वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ा हुआ था। वहां पे कोई भी एक शक्ति निश्चित नहीं थी। आपस में जो कबीलाई समाज था, ये जो वहां के जो छोटे छोटे राज्य थे आपस में लड़ते रहते थे। जबकि मगध जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य अपने काफी क्षेत्रों को अपने अधिकार में रख लिया था। काफी छोटे छोटे जो राज्य थे, अवंती थी, कौशल थे, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा अभी, उसको अपने अधीन में कर चुके थे, ठीक है। जबकि जो पश्चिमोत्तर भारत था, वहां पे किसी भी इस तरह की शक्तिशाली शक्ति नहीं थी जो वहां पे एक राज्य रूपी स्थान ग्रहण कर सके और वहां की सीमाओं की सुरक्षा कर सके। तो ये एक समस्या ये थी कि वहां से पश्चिमी जो द्वार था भारत का, वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था, इसलिए वहां से इनको आने के लिए एक रास्ता प्राप्त हो गया था। इसलिए विदेशी आक्रमण पश्चिमोत्तर भारत से ही भारत में आते हैं। फिर फारस के जो प्रभावशाली राजा थे डेरियस प्रथम ने, यह भी बुद्ध के जीवन काल में ही पंजाब और सिंध के एक भाग पर कब्जा कर लिया था। मतलब जो डेरियस थे, फारस के एक राजा डेरियस प्रथम, ये बुद्ध के समय ही भारत में आ चुके होते हैं और इन्होंने पंजाब और सिंध का जो एक भाग था उस पर कब्जा कर लिया होता है।
ठीक है। फिर 1519 ईसा पूर्व के एक बेहिस्तून अभिलेख, मतलब हमको एक अभिलेख मिलता है बेहिस्तून का, ठीक है। इसके अनुसार गांधार एक प्रांत था जो सागवान की वृक्ष की आपूर्ति करता था। गांधार का उल्लेख हेरोडोटस प्रसिद्ध यूनानी इतिहास के जंग द्वारा भी 20वें प्रांत के रूप में किया गया, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला एक शक्तिशाली राज्य था। मतलब हमें जो बेहिस्तून का अभिलेख मिलता उसके अनुसार हमें पता चलता है कि गांधार था वो सागवान के वृक्ष की आपूर्ति करता। सागवान का वृक्ष जो था उसका मतलब कि उसका इंपोर्ट ये लोग क्या करते थे, निर्यात किया करते थे, ठीक है। सागवान के वृक्षों की निर्यात करते थे दूसरे देशों में। और गांधार को लोग हेरोडोटस जो इतिहास के पिता कहे जाते हैं या यूनानी इतिहास का जो इतिहास के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने भी 20वें प्रांत के रूप में गांधार को बताया कि 20वां प्रांत जो गांधार था वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला था और शक्तिशाली भी था गांधार। ये भी आपको मैंने कल बताया था, जो पश्चिम का भाग था गांधार आपको यहाँ मिलेगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कुछ भाग फैला हुआ है गांधार का, वहां वाला जो भाग था यह हमें बेहिस्तून अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है हर चीज। फिर क्या हुआ था 486 से 465 ईसा पूर्व भारतीय प्रांत यूनानियों से लड़ने हेतु फारसियों सैनिकों को योद्धाओं की आपूर्ति क्या करते थे। जो भारतीय प्रांत थे वहां यूनानियों से लड़ने, जो यूनान मतलब भारतीय प्रांत के जो निवासी थे, जो यहाँ के लोग रहने वाले थे, वो लोग क्या करते थे, फारसियों को अपनी सेवाएं प्रदान क्या करते थे, किससे लड़ने के, यूनानियों से लड़ने के लिए। फारसियों यूनानियों में युद्ध चला करता था और उसमें क्या करते सेवाएं, अपनी सैनिक सेवाएं जो करते थे भारतीय प्रांत के लोग, जो लोग थे वो अपनी सेवा फारसी सेना को देते थे और फारसी सेना क्या करती थी, यूनानियों से लड़ने में इनका सहयोग प्राप्त करती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, सिकंदर डेरियस के साम्राज्य के सबसे पूर्वी हिस्से में प्रवेश करने के उद्देश्य से भारत आया। जो सिकंदर था वो डेरियस को जो साम्राज्य इसने अपने हासिल किया हुआ था डेरियस ने, उसके पूर्वी भाग में, मतलब वहां से वो चला, डेरियस का साम्राज्य पूर्वी भाग में भारत पड़ रहा था, तो भारत पे उसने आक्रमण करने के उद्देश्य से इसलिए किया था क्योंकि वो डेरियस के पूर्वी भाग में पड़ता था, ठीक है। इस वैभवशाली देश को अपनी विजयों में शामिल करना चाहता था। साथ ही सिकंदर यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि यहाँ की धन दौलत संपदा से वो अत्यधिक आकर्षित हुआ था और वो विश्व विजय करना चाहता था कि भारत के साथ ही अन्य सभी क्षेत्रों को वो अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता है। इस उद्देश्य के साथ भी वो भारत पे आक्रमण करने के लिए आया था। हेरोडोटस ने डेरियस द्वारा सिंधु क्षेत्र के अन्वेषण हेतु स्काईलैक्स के नेतृत्व में एक नौसैनिक अभियान के भेजने का उल्लेख किया है। मतलब हेरोडोटस ने बताया कि डेरियस ने सिंधु क्षेत्र में एक स्काईलैक्स के नेतृत्व में एक नौसैनिक अभियान भी भेजा था। यह हमें जानकारी किससे मिलती है, तो हेरोडोटस के अभिलेख से मिलती है, ठीक है। हेरोडोटस लिखता है कि भारतीयों की जनसंख्या उन सभी लोगों में सर्वाधिक है जिन्हें हम जानते हैं तथा वे अन्य के मुकाबले अधिक शक्तिवान हैं या शक्तिशाली हैं, ठीक है। इसके बारे में हमें किससे पता चलता है, हेरोडोटस से पता चलता है। फिर जरकसीज ने यूनानी युद्धों के लिए भारतीय सेना तैयार करने हेतु अपने भारतीय प्रांतों का प्रयोग किया था। जो जरकसीज था ना, इसने क्या किया था, यूनानियों से युद्ध करने के लिए जो भारतीय सेना थी उसको तैयार किया था। कहां से तैयार किया, तो भारतीय प्रांत से ही लोगों को ले जाके भर्ती किया था। उसकी सेना में गांधार के लोगों के साथ भारतीय भी थे, जहां गांधार के सैनिकों के पास निकट संपर्क में लड़ने के लिए सिर्फ कंडों के बने धनुष और छोटे भाले थे। वही सूती वस्त्र पहने भारतीयों के पास भी ऐसे धनुष एवं लोहे से निर्मित नोक वाले तीर थे। या भारतीय सैनिक यूरोप में लड़ने वाले आरंभिक भारतीयों में से थे, ठीक है। मतलब जो यहाँ के जो सैनिक थे ये लोग फारसियों को अपनी सेवाएं देते थे, जिससे इनको फारसियों को भारत की कमजोरी के बारे में पता चल चुका होता है। अब आप अगर दूसरे देश को आप सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देश को मतलब कि दूसरे साम्राज्य के आप लड़ने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करें, तो उनको आपकी अच्छाइयां बुराइयां दोनों पता होंगी। इसी बीच सिकंदर का आक्रमण होता है 327 से 326 ईसा पूर्व के बीच। मकदूनिया यूनान के सम्राट जो थे फिलिप जो थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात 326 ईसा पूर्व उसका पुत्र जो था सिकंदर मकदूनिया का शासक बनता है, ठीक है। फिलिप की मृत्यु के बाद मकदूनिया की राजगद्दी पर सिकंदर बैठता है और वो मकदूनिया का शासक बन जाता है। कब बनता है, 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर क्या होता है कि अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक होता है। सिकंदर की महत्वाकांक्षा क्या होती है कि वो विश्व के हर एक राज्य को, हर एक देश को विजय करना चाहता है, उनके ऊपर अपना एक झंडा लहराना चाहता है ताकि वो पूरे साम्राज्य को अपने एक अधीन कर सके, और वह विश्व विजय का सपना देखता है। बैक्ट्रिया के, इसको बैक्टीरिया लिख दिया गया है, बैक्ट्रिया की बात की जाए, बैक्ट्रिया की विजय के पश्चात 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारत में प्रवेश किया। जो भारत का हिंदू कुश का पर्वत है, वो वहां के जो दर्रे होते हैं, उन दर्रों से भारत को पार करते हुए
भारत में आता है और भारत पर प्रवेश करता है, भारत के द्वार पर, और पश्चिमोत्तर भारत में सबसे पहले वो अपनी एंट्री करता है, ठीक है, व्यास नदी के आसपास, सिंधु के जो सिंधु वाला क्षेत्र है ना, सिंधु व्यास नदी के क्षेत्र, उस क्षेत्र में एंट्री करता है। 327 जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मगध का जो राजा था धनानंद था, जो कि एक शक्तिशाली राजा था। देखिए क्या हुआ था कि 327 ईसा पूर्व, अभी मैंने आपको बताया कि मगध एक शक्तिशाली राज था, वहां के नंद के शासक जो थे बड़े अच्छे थे, बड़े कुशल थे, ये बात तो सच है, बड़े कुशल। लेकिन जो धनानंद था, ये जो शासक था, ये अत्यधिक क्रूर और मतलब योग्य तो शासक था, लेकिन ये बहुत ही क्रूर था, अपनी जनता को प्रताड़ित करता था, भोग विलास में व्यस्त रहता था। राजनीति में क्या चल रहा है, अपने उसके राज में क्या चल रहा है, उसके बारे में इसको कोई परवाह नहीं थी, इसको सिर्फ धन संपदा और ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था। तो जब 327 में इसने भारत पर आक्रमण किया तो भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी। मतलब पश्चिम को जो भारत था वो छोटे छोटे भागों में व्यस्त था, मतलब विभक्त था, आपसी एकता का अभाव था इन क्षेत्रों में। तो जब आपसी एकता का अभाव हो तो बाहरी शक्ति को मौका मिल जाता है आपके ऊपर आक्रमण करने का। जब आप एक शक्ति के एक गुच्छे में रहते हैं तो आपकी शक्ति अलग होती है, जब आप अलग अलग रहते हैं तो आपको तोड़ना आसान होता है। इसी शक्ति का इसने, इसी स्थिति का इसने क्या हुआ, फायदा उठाया था। तक्षशिला अभिसार तथा पूर्व राजतंत्रात्मक जो राजा थे उनमें एकता का भाव था और द्वेष का भाव विद्यमान था। मतलब तक्षशिला जो शासक थे अभिसार के थे और जो पूर्व के थे, यहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और ये शासक क्या थे, इनमें एकता का भाव था, एक दूसरे पे विश्वास का अभाव था, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, जिससे क्या ये लोग एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे, एक दूसरे से युद्ध करने में अपना ही समय व्यतीत करते और नष्ट करते थे। ठीक है, तो पाशवी शत्रुता के कारण तक्षशिला के राजा जो थे आम्भी थे। जो मैंने आपको जब अभी आपको एक क्लास में, मैंने 3 क्लासों में मैंने कभी आपको बताया होगा कि तक्षशिला का जो राजा था आम्भी, ये भारत का प्रथम देशद्रोही राजा की उपमा इनको दी जाती है। ये तक्षशिला के जो राजा थे आम्भी, जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो इन्होंने बिना बिना इसका विरोध किए हुए अपने हथियार डाल दिए और सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार करने के साथ ही इन्होंने क्या किया था, आम्भी ने क्या किया था, किसने, इसने क्या किया था कि प्रत्यक्ष सहायता तो दी, प्रत्यक्ष के साथ अप्रत्यक्ष सेवाएं भी सिकंदर को प्रदान की, जिससे सिकंदर को मदद प्राप्त हुई। जब भारत में आक्रमण हुआ तो भारत के लोग ही जब अपने राज्य की सुरक्षा ना करते, दूसरे आक्रमणकारी का सहयोग प्रदान करने लगे, तो उस राज्य की जो जनता होगी उसका क्या हाल होगा, उसके पास क्या रास्ते बचे होंगे जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। तो ये उन्हीं राजाओं में से शामिल है जो अपनी जनता का गद्दार था, जिसने जो आम्भी था, इसने इसको सहायता प्रदान की और भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया कि आपको किस रास्ते से, उसने रास्ते तक बताया कि आपको इस रास्ते से इस राज्य को पहले जीतना चाहिए, किस राज्य की किस रास्ते नहीं बनती तो उससे दोस्ती संबंध बताने के लिए इसी ने सहयोग प्रदान किया था। ठीक है, फिर ईरानी आक्रमण भारतीयों की राजनीतिक एक सैनिक दुर्बलता ज्ञान विदेशियों को पहले ही करा दिया था। जब ईरानी आक्रमण हो रहा था तो उस समय भारत की जो दुर्बलता थी उसके बारे में इनको पहले ही पता चल गया था और यूनानी जो थे इन्होंने इससे प्रेरणा ग्रहण कर ली थी। ठीक है, भारत पर सिकंदर का आत्मा का उद्देश्य अपने साम्राज्य का जो विस्तार करना था, ठीक है, धन प्राप्त करना था। मतलब क्या था कि सिकंदर भारत पर आक्रमण मुख्यतः अगर बात की जाए 2 उद्देश्यों का, एक भारत की धन संपदा को लूटना और अपने राज्य का विस्तार करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, पूरे विश्व विजय करना, इसके 2 मुख्य उद्देश्य है। सिकंदर ने भारतीय अभियान के 2 चरण रखे थे। मतलब इसने अपने जो अभियान चालू किया इसके 2 चरण रखे। पहला चरण से रखे कि हम, पहला चरण था कि व्यास नदी तक सिकंदर आएंगे, वहां से अब उसका अभियान करेंगे, और दूसरा था सिकंदर वहां से वापस चला जाएगा। इस तरह का इसने योजना बनाई हुई थी। ठीक है, जो पहला चरण था सिकंदर ने अनेक सीमांत जातियों में विजय प्राप्त कर ली। जो छोटी छोटी जातियां, छोटे छोटे राज थे, उनमें सिकंदर ने क्या किया, विजय प्राप्त करता हुआ चला गया तथा सिंधु नदी के तट पर पहुंच गया। मतलब ये सिंधु नदी के मुहाने तक पहुंच गया। फिर तक्षशिला महाकिनारे आम्भी ने बिना किसी प्रतिरोध से के अधीनता स्वीकार कर ली तथा अनेक प्रकार मदद की। जब वो पहुंच गया सिंधु नदी पे तो वहां के जो तक्षशिला था, वहां के जो राजा थे आम्भी, इन्होंने क्या किया, इसको सहयोग प्रदान किया, इनसे युद्ध न करने का निश्चय किया और इनको अपनी अधीनता स्वीकार कर ली कि हम आपके सहयोगी बन के रहेंगे और आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो तक्षशिला इनको अपने आप ही मिल गया। ठीक है, सिंध तथा झेलम के बीच के प्रदेश के शासक जो पोरस था,
सबसे पहला भारत में जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो पहला इसका विरोध करने वाला जो शासक था वो पोरस था। उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की और युद्ध की चुनौती प्रदान की। यूनानी सेना की जो योजना थी उसको पोरस समझ नहीं पाया था। मतलब यूनानी सेना ने जो योजना बना रखी थी कि किस तरह से पोरस को भ्रमित करना है, किस तरह से उसको अपने हराना है, अपने समझ युद्ध में हराना है, पराजित करना है, उस वाली योजना को पोरस समझ नहीं पाता है। और पोरस की सेना ने बड़ी वीरता से सिकंदर की सेना का सामना किया। जब सिकंदर की सेना से युद्ध कर रहा था पोरस, तो उस पोरस की शक्ति, उस साहस को देखते हुए सिकंदर उससे क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। उसको पराजित तो पोरस हो जाता है, लेकिन सिकंदर उसका राज्य जो होता है वापस पुनः लौटा देता है, उसको अपना मित्र बना लेता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है कि कैसे सिकंदर भारत आता है, क्या स्थिति उत्पन्न होती है, किसने उसका सहयोग किया और किसने उसका विरोध किया। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर बंदी पोरस से मिलकर बड़ा प्रभावित हुआ और उससे उसका राज्य क्या क्या वापस कर दिया। यूनानी सेना ने क्या क्या व्यास नहीं तक पहुंचने पर आगे जाने से मना कर दिया। अब यह इसके बाद सिंधु के बाद व्यास नदी पे ये लोग पहुंचते हैं, सिकंदर की सेना व्यास नदी पहुंच जाती है। व्यास नदी के पहुंचने के बाद सिकंदर की जो सेना होती है आगे जाने के लिए मना कर देती है। उसके कई कारण होते हैं। पहला क्या होता है कि पहला आपको कारण मैं बताता हूं, यूनानी सेना नंद साम्राज्य की शक्ति के बारे में सुन रखा होता है कि उनकी कितनी महान सेना है, कितना बड़ा साम्राज्य है। ठीक है, और विजित भारतीय क्षेत्रीय व्यवस्था कितना शक्तिशाली राज्य है, कितने शक्ति है उनके, तो उससे ये लोग भयभीत हो जाते हैं कि नंदों के पास तो भाई 2 लाख पैदल सेना ही है, हम लोग इतने कम हैं। साथ ही इसके बाद सिकंदर की सेना काफी वर्षों से युद्धों में लगी होती है, लगातार युद्ध में लगी होती है, बीमार होते हैं, थके होते हैं, अपने परिवार से मिलने नहीं होते, तो एक निराशा उनके मन में होती है। और इसी वजह से क्या होता है कि सिकंदर उसके बाद क्या निर्णय करता है कि जो भारत के बीच क्षेत्र होते हैं उनकी व्यवस्था कर देता है। और सिकंदर क्या करता है, अपने वापस जाने की, आपने दूसरा चरण बनाया होता है वापस जाने का, उसका निश्चय करता है कि अब वो यहां से वापस प्रस्थान करेगा। तो ये हो गया। कहा जाता है सिकंदर को दुश्मनों ने तो नहीं हराया, लेकिन उसके जो सेना थी उसने ही हार मान ली। मतलब सिकंदर को हराने वाला कोई नहीं हुआ, लेकिन सिकंदर को उसकी सेना के लोगों ने ही हरा दिया। मतलब इसका क्या निश्चय निकलता है कि सिकंदर आगे तो जाना चाहता, लेकिन उसकी सेना ही आगे नहीं जाना चाहती थी। वो पहले ही भयभीत हो गई कि मगध के पास इतनी बड़ी शक्तिशाली सेना, हो सकता है सिकंदर मगध की सेना को हरा देता तो आज भारत का दृश्य कुछ और ही होता। वापसी यात्रा झेलम से सिंधु नदी, सिकंदर को पहले से भी अधिक भयावह युद्धों का सामना करना। जब सिकंदर सिंधु नदी तक, मतलब झेलम से सिंधु जा रहा था, ठीक है, जब झेलम से वापस सिंधु जा रहा था, जब उसने आक्रमण किया तो इतने भयावह युद्धों का सामना तो सिकंदर को नहीं करना पड़ा था। लेकिन जब वो वापस जा रहा था तो उसका पुरजोर विरोध हुआ, क्योंकि उसने जिस निर्ममता से हत्या की, लूटा, पूरे साम्राज्य, पूरे जो क्षेत्र था उसको विनाश कर दिया, उससे लोग गुस्साए थे। इसका विरोध उसको झेलना पड़ा। फिर 326 ईसा पूर्व में यूनानी सेना जो बेबीलोनिया थी यूनान पहुंचती है। बेबीलोनिया यूनान पहुंचने के बाद सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और वो 36 वर्ष की आयु में ही उसकी मौत हो जाती है। सिकंदर की मौत पता आपको किससे हुई थी? सिकंदर की मौत मच्छर के काटने से हुई थी। ठीक है, मतलब सिकंदर को एक मच्छर ने काटा, उससे वो मर गया। इतने बड़े लोग, इतना युद्ध किया उसने, लेकिन उससे उसकी मौत नहीं होती, सिर्फ एक मच्छर से उसकी मौत हो जाती है। आश्चर्यजनक बात है। इसके बाद क्या सिकंदर के आक्रमण के भारत पर नहीं प्रभाव पड़े। सिकंदर जो भारत पर आक्रमण किया, इससे हमको क्या 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 प्रभाव देखने मिलते हैं। सबसे पहला तो हमको यह प्रभाव जानने को मिलता है कि पश्चिमी क्षेत्र जो था वो हमें मालूम चला कि वो सुरक्षित होना चाहिए, नहीं तो ऐसे आक्रमण नित्य प्रतिदिन होते रहेंगे, इसका हमें ज्ञान होता है। उसने क्या क्या प्रदेशों को जीत लिया तो राजनीतिक एकता को सूद बांध दिया। इससे क्या हुआ, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति विकसित हुई। मतलब केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति आई सिकंदर के आक्रमण के बाद ही भारत में सीखने को देखने को मिलती है। और मौर्य काल में कैसे केंद्रीकरण की नींव रखी जाती है वो हम लोग देखेंगे। भारतीय इतिहास की तिथि एवं ऐतिहासिक क्रम का निर्धारण इसके बाद प्रारंभ होता है। इसके बाद से ही हमको एक तिथि, एक कालक्रम, हमको एक बकायदा लिखित जानकारी प्राप्त होने लगती है, जिससे हम लोग आने वाली जानकारियों को एक लिखित निर्धारित क्रम में ऐतिहासिक घटनाओं को लिखते हुए आगे जानने के लिए आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी हमको प्राप्त हो पाती है इस घटना के बाद से। फिर क्या होता है, यूनानी भारतीय विचारकों और दार्शनिकों के आपसी मेल से सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित किया। मतलब जब भारत और यूनानियों का जब आक्रमण हुआ तो उससे इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हुआ है। एक दूसरे को विचारक, मतलब जो एक दूसरे के विचारक जो होते थे, नहीं, अच्छे अच्छे विचारों वाले लेखक, दार्शनिक जो थे, उनका आपस में मेल होता था। एक दूसरे को वो एक यूनान भेजते थे, वहां के लोग भारत भेजते थे। इस तरह का सांस्कृतिक मेल मिलाप प्रारंभ हो चुका होता है।
यूनान और भारत के मध्य क्या होता है, घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं और संचार के 4 मार्ग खुलते हैं। जब यूनानी और भारत में आक्रमण होता है तो एक रास्ता मिल जाता है, तो वहां से हमें 4 मार्गों के बारे में पता चलता है। जब वो 4 मार्ग हमको मिल जाते हैं तो उन मार्गों के द्वारा भारत की वस्तुएं यूनान जाती हैं और यूनान की वस्तुएं भारत आती हैं। काली मिर्च जो होती है, अन्य हम लोग देखेंगे काली मिर्च कैसे यूनान जाती है, वहां पे इसको काला सोना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यमनिका वाली बातें जो होती हैं वो भारत आती हैं, पर्दे को कहते थे। उस तरह की चीजें जो होती हैं एक दूसरे आदान प्रदान भारत में प्रारंभ हो जाता है। साथ में भारतीय और यूनानी वस्तुओं की स्थापना हुई। भारतीय मुद्रा निर्माण, मूर्तिकला, नक्षत्र विज्ञान पर यूनानी प्रभाव पड़ा। तो भारत में यूनानियों की बस्तियां जो हुई थी ना, भारत में यूनानी बस्तियों की स्थापना होती, मथुरा वाले क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में यूनानी बस्तियों का निर्माण होता है, विकास होता है। साथ में भारतीय मुद्रा जो होती है, सिक्का प्रणाली होती है, उस पर भारतीय यूनानियों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मूर्तिकला पे यूनानियों का प्रभाव पड़ता है। नक्षत्र विज्ञान जो होता है, ज्योतिष शास्त्र जो होता है, उस पर यूनानियों का प्रभाव पड़ता है और भारतीयों का प्रभाव भी कुछ उनके क्षेत्र में पड़ता है। तो ये हम लोग ने जाना आज के बारे में, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग ने क्या क्या जाना। सबसे पहले हम लोग जाना कि मगध इतना शक्तिशाली क्यों बना, ये तो हम लोग पिछली क्लास में जाना था, लेकिन आज हमने उसको रिकॉल किया। कैसे हमको लोहे की जानकारी थी, कैसे इनके पास प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, हाथियों की पूर्ति हो जाती थी, अच्छे घोड़े थे, अच्छे घुड़सवारी थी, अच्छी इनके पास सेनाएं थी, ठीक है, घुड़सवार सेना थी। साथ में हमने जाना कि कैसे इनमें जो राजवंश थे, हर्यक राजवंश से प्रारंभ होते हुए बिंबिसार ने जो उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, नंदो तक जाते हैं, नंदो मौर्य काल में जाते हैं। मौर्य काल का हम लोग स्पेशल अलग पढ़ने आए, ये मैंने आपको बताया किस तरह से मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली हुआ, कैसे छोटे छोटे जो महाजनपद थे वो कैसे मगध में समाहित होते गए। फिर हम लोगों ने देखा कि बाहरी आक्रमण कैसे हुआ, फारसियों का आक्रमण भारत में क्यों हुआ। फिर हमने देखा कि मकदूनिया का जो शासक, यूनान का जो शासक था सिकंदर ने कैसे भारत पर आक्रमण किया, उसकी क्या क्या योजनाएं थी, उन योजनाओं को कैसे उसने सफल किया और वो कैसे उसकी मृत्यु हुई। उसके आक्रमण से हमें भारत पे क्या क्या प्रभाव देखने मिलते हैं और आगे वाले समय में हम लोग को क्या क्या उससे अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं। हमारा प्रभाव यूनानियों पर क्या पड़ता है और यूनानियों का प्रभाव भारतीयों पर क्या पड़ता है, मूर्तिकला पर क्या पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जाना। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आर्ट एंड कल्चर में भी कवर करेंगे कि मूर्तिकला पर क्या प्रभाव पड़ा, सिक्के पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते समय जब आप भी कोई भी यूपीएससी के साथ साथ अदर एग्जाम का भी आप लेते हैं तो लाइव 10 का कोड इस्तेमाल करना भूलिए, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो आगे क्लास हम लोग अगली क्लास मिलेंगे जिसमें हम लोग पूरा मौर्य काल जानेंगे। मौर्य काल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। मौर्य काल में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, क्या उसका प्रशासन था, क्या उसकी सांस्कृतिक थी। फिर हम लोग सबसे स्पेशल पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को तो पढ़ेंगे, उसका शासन प्रशासन देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे अपने क्या नाम है उनका, अशोक के बारे में। अशोक को अच्छे जानेंगे, उसकी धर्म नीति के बारे में जानेंगे, कलिंग युद्ध के जानेंगे, उसका प्रशासन देखेंगे, कैसे वो राजगद्दी पे बैठता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। साथ ही हम लोग उसमें जो थोड़ी टर्मिनोलॉजी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है मौर्य वाले काल में, उससे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। इन सब चीजों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।